नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपडेट इंडिया में। आज का दिन काफ़ी खास है क्योंकि आज हम उस टॉपिक पर और उस खास मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं जहां पर पूरा जो राजस्थान है अब इंतजार कर रहा है, क्योंकि कल राजस्थान का बजट आने वाला है। हर कोई जानना चाहता है कि इस बार सरकार उनके लिए क्या खास देने वाली है। क्या महंगाई बढ़ने वाली है या फिर कुछ चीज़ों के दाम सस्ते होने वाले हैं? क्या इनकम टैक्स में कुछ बदलाव होगा? किसान, व्यापारी, नौकरी पेशे लोग और क्या क्या बदलाव हो सकता है? महिलाओं के लिए क्या नया आ सकता है? ये तमाम मुद्दे आपके जहन में आते होंगे जब जब बजट आता है। और उसी के मद्देनजर हमारे साथ कुछ ऐसे चार शख्सियत मौजूद है जो आपको सटीक भाषा में और कम भाषा के साथ साथ सही तरीके से समझा पाएंगे कि राजस्थान के बजट में इस बार क्या होने वाला है और साथ ही सेंट्रल का जो बजट आया है वो कितना ज्यादा आम जनता के लिए, मिडिल क्लास के लिए खास होता है। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ चार ऐसी शख्सियत हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और साथ में कंपनी सेक्रेटरी हैं। सबसे पहले तो विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हमारे साथ माधवी जी हैं, राजकुमार जी हैं और रीवा जी हैं। सर, बजट आने वाला है और सब लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें बजट के अंदर होती हैं। आम जनता बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। सबसे पहले तो मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगी कि इस बार जो बजट है, सबसे पहले तो क्या है बजट? लोगों के दिमाग में, जहन में ये सवाल रहता है कि बजट को अगर हम कम शब्दों में समझे तो क्या है बजट? देखिए, बजट समझना बहुत ही आसान है। अगर आप देखें, इसके लिए आपको कॉमर्स की नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत आसान भाषा में समझ सकते हैं। जैसे कि हम हमारे घर को लेके देखते हैं। घर में क्या होता है, हमारे कुछ सोर्सेज इनकम के होते हैं, कुछ सोर्सेज एक्सपेंडिचर। अगर हम इनका बैलेंस करते हैं कि जो इनकम इस साल हमारे घर आई है और उनको हमें किस सेक्टर या किस क्षेत्र में खर्च करना है, जैसे कि मकान की छत टपक रही है, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बच्चों की फीस भरनी है, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जब हम इन खर्चों को बैलेंस करते हैं तो वो बजट कहलाता है। तो आसान शब्दों में समझे तो देश का भी ऐसे ही है। देश के इनकम के सोर्सेस को देखते हैं कि कहाँ कहाँ से इनकम के सोर्सेज हैं और हमें किस सेक्टर में कितना खर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल सेक्टर में कितना खर्च करना है, रेवेन्यू सेक्टर में कितना खर्च करना है, इन सब की प्लानिंग और इनका स्टेटमेंट बनाना ही बजट है। तो बहुत ही आसान है। हमारे खर्चे और इनकम का बैलेंस करना ही बजट कहलाता है। बिल्कुल। चलिए, बहुत ही कम शब्दों में और बहुत सटीकता से जो है जवाब मिला है हमारे को कि किस तरीके से क्या होता है बजट, क्योंकि आम लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये संशय होती है कि बजट आने वाला है तो घबराहट पैदा हो जाती है कहीं ना कहीं कि कुछ तो नया होने वाला है और कुछ तो मतलब बड़ा हो जाएगा। इस बार बजट में क्या खास होने वाला है? क्या लग रहा है कि बजट की अगर ओवरऑल बात करें राजस्थान के खास तौर पर, हम आएंगे सेंट्रल के बजट के ऊपर भी, लेकिन मैं खास तौर पर राजस्थान के बजट की बात करें क्योंकि हम सब राजस्थान से बिलोंग करते हैं और अब राजस्थान के जो लोग हैं वो उम्मीद लगाए बैठे हैं बहुत ज़्यादा। तो इस बार क्या खास होने वाला है बजट में? अगर अपन स्पेसिफिकली राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मोस्टली जो देखा जा रहा है, राजस्थान अभी टॉप चल रहा है फॉर टूरिज्म। तो राजस्थान का बजट का मेन फोकस अकॉर्डिंग टू मी टूरिज्म सेक्टर में होना चाहिए, जिससे बिकॉज जो टूरिस्ट हैं दे आर मोर और लेस इंटरेस्टेड टू कमिंग टू जयपुर ऑल्सो, उदयपुर ऑल्सो। और बहुत सारी यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है जिसमें टूरिस्ट का काफी इंटरेस्ट है। तो राजस्थान में फोकस टूरिज्म साइड ज्यादा जाएगा। और अगर अपन जैसे ओवरऑल सेंट्रल की बात करें तो सेंट्रल के अंदर बजट ने बहुत फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट की बात करी है। मेजरली जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बजट का सबसे मेन फोकस है फॉर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए बहुत कम चीज है, बट अगर लॉन्ग टर्म देखे, एज मोदी जी का विजन है विकसित भारत फॉर 2047, तो उसको अचीव करने के लिए सारे लॉन्ग टर्म गोल्स रखे गए हैं। चलिए, आपने विकसित भारत की बात करी 2047 की, पर अभी तो हमारा देश काफ़ी ज़्यादा जो है डेफिसिट में भी है। राजस्थान की खास तौर पर बात करें तो खर्चों पे खर्चे बढ़े जा रहे हैं, लोन पे लोन लिए जा रही है सरकार। दबाव कहीं ना कहीं आम जनता के ऊपर ही आ रहा है। दबाव तो वो आपका कहना सही है, वो आम जनता पे आ रहा है। बट अगर अपन को वो चीज अचीव करनी फॉर जो डेवलप्ड वाला है, जो मैंने बताया जैसे विकसित भारत की चीज है, जब तक अपन उस लेवल पे पहुंचने के लिए ना स्मॉल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो वो स्मॉल स्टेप्स लेने के लिए ही गवर्नमेंट ने, ऐसी बात नहीं है कि पूरा ही वो लॉन्ग टर्म पे जा रही है, पर इन चीजों के लिए काफी स्कीम्स भी गवर्नमेंट। जी, चलिए राजकुमार जी, अब जैसे बजट आने वाला है कल ही और अचानक से देखने को मिला जब सेंट्रल का बजट आया था, धड़ाम से स्टॉक मार्केट गिरा। सब लोगों
डर से गए, सहम से गए कि अब क्या होने वाला है, पैसा डूब गया है भाई हम लोगों का। तो क्या लग रहा है अब कल का बजट आएगा, राजस्थान के लोग भी इसी डर में सोने वाले हैं आज रात की, भाई आज ही पैसा निकाल लेते हैं, विड्रॉल कर लेते हैं अपना पूरा सारा का सारा स्टॉक, और कल फिर कुछ और सोचेंगे, क्योंकि देखा तो यही गया है कि जब जब बजट आया है तब तब स्टॉक मार्केट ऐसे धड़ाम गिरा है। क्या इसके पीछे की कहानी है? जी मैम, एक्चुअली इसको अगर देखें अपन, तो जब भी बजट आता है वो वाला दिन हमेशा सेंसिटिव डे होता है, क्योंकि अगर उसके अंदर कुछ पॉजिटिव आया तो डेफिनेटली बात है मार्केट, शेयर मार्केट जो हाई लेवल पे जाएगा, एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी। लेकिन अगर उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव है या इन्वेस्टर्स को लगता है कि ये नेगेटिव है, अगर हो सकता है जी गवर्नमेंट का विजन जो है आने वाले फ्यूचर के लिए अच्छा हो, लेकिन अगर शॉर्ट टाइम के हिसाब से अगर इन्वेस्टर को लगता है तो वो उस दिन के लिए एक तरह से मार्केट नेगेटिव जाएगा। अगर मैं बात करूँ इस बार की, तो जैसे जो एसटीटी एक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, तो वो बेसिकली उसकी वजह से इस बार गया है। तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जब पहले लाया गया था तो इस मोटिव से लेके आया गया था कि जो हमारी सिक्योरिटीज होती है लॉन्ग टर्म में, जो हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पे टैक्स फ्री था पहले, कोई इनकम टैक्स नहीं लगता था। तो उस टैक्स की जगह एक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स उसको कंपनसेट करने के हिसाब से लाया गया था। तो धीरे धीरे अब 1-2 साल पहले एसटीटी के साथ साथ में इनकम टैक्स भी उसके ऊपर एप्लीकेबल हो गया। तो इनकम टैक्स है, एसटीटी है, उसके साथ साथ अब जो एसटीटी ऑलरेडी ऑप्शंस और फ्यूचर्स पे लग रहा था, उसको जो पहले 0.025% था उसको 0.05% कर दिया गया, तो ऑलमोस्ट 2.5 गुना कर दिया गया टैक्स को। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को ऐसा लगा कि हमारे से टैक्स वसूला जाएगा एक्स्ट्रा, उस वजह से थोड़ा सा मार्केट डाउन हुआ। गवर्नमेंट का मेन इसमें ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि 95% लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में अपना पैसा गंवाते हैं, लॉस करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मीडियम क्लास है या यूथ है जो कि अफोर्ड नहीं कर पाता इस तरह के लॉस, तो उनको कहीं ना कहीं एफ एंड ओ की ट्रेडिंग से दूर रखा जाए, इस मोटिव से लाया गया है। विकास जी, मेरा प्रश्न आपसे रहेगा, जब भी बजट आता है सब लोग चौंकते हैं और सब लोग कुछ ना कुछ सोचते हैं कि क्या कुछ नया होने वाला है। खास तौर पर बात करते हैं युवाओं की। हमेशा से चलन अभी देखने को मिला है स्टार्टअप्स को लेके, स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं, एमएसएमईज बढ़ रही है। तो क्या लग रहा है आपको कि इस बार स्टार्टअप्स के लिए कितना फोकस जो है सरकार रहने वाली है? पहले के मुताबिक बात करें तो इस बार क्या डेवलपमेंट होने वाला है, खास तौर पर हम स्टार्टअप्स की बात करें यूथ को लेकर? देखिए, आपने देखा होगा कि फरवरी 2026 में यूनियन बजट आया। यूनियन बजट का सीधा-सीधा जो संकेत है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। अब उसके लिए जो गवर्नमेंट टारगेट कर रही है वो एमएसएमई सेक्टर को कर रही है एंड स्टार्टअप्स को कर रही है। देखिए, एमएसएमई में माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है ही। अब स्टार्टअप जो है वो ग्लोबल लेवल पे कैसे रिकॉग्नाइज करा जाए, कैसे जो इंडिया के स्टार्टअप्स है वो बाहर से फंडिंग ले सके, जिसको हम एफडीआई भी कहते हैं। तो ये मेजर फोकस रहेगा बजट में। अब जैसे राजस्थान की आप बात करो कि जैसे हम प्री बजट सेशन की बात करें, तो स्टार्टअप का जो कंसेप्ट है वो राजस्थान में बोलते हैं उसको आई स्टार्ट। अब उस आई स्टार्ट में बहुत सारे स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो राजस्थान के स्टार्टअप, तो ये जयपुर रक्स की अगर आप बात करें, जो कारपेट्स आती है वो राजस्थान का स्टार्टअप है। मिनिमलिस्ट एक स्टार्टअप था। और उसके साथ साथ अगर आप बात करो तो यहाँ पे ये जो कार देखो .com है, अमित जैन जी जो इसके फाउंडर है वो राजस्थान के। तो इस तरह के स्टार्टअप्स को कैसे ग्लोबलाइज करा जाए और उनसे कैसे फंडिंग मिला जाए, तो स्टार्टअप्स को लेके ऐसी बहुत सारी स्कीम्स आई है जिसके अंदर जो बैंक्स और एनबीएफसीज होती है वो कम रेट पे, थोड़ी मार्जिनल रेट पे स्टार्टअप्स को लोन दे। उसके साथ साथ एक गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है फंड ऑफ फंड्स। फंड ऑफ फंड्स के अंदर स्टार्टअप के लिए एक पर्टिकुलरली फंडिंग है। उस फंडिंग में से भी जो फाउंडर्स है उनको थोड़ा सपोर्ट किया जाए। देखिए क्या होता है कि गवर्नमेंट का अभी इस बजट में ये फोकस है कि गवर्नमेंट का ये फोकस मेन है कि अगर किसी के पास भी आइडिया है तो उस आइडिया को ड्रॉप नहीं करना है कैसे भी करके, चाहे उसको कैसे भी फंडिंग की जरूरत हो, चाहे वो प्राइवेट फंडर हो या फिर सरकार से फंडिंग हो या फिर कोई सीड फंडिंग हो, वो सब सरकार उनको दे जिससे कोई भी आइडिया दबे नहीं हुआ। चलिए ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे स्टार्टअप्स की। माधवी जी, अब प्रश्न आपसे रहेगा वापस से कि युवाओं की ही बात चल रही है, तो इस बार युवाओं के लिए स्टार्टअप्स में तो हमने बताया हमें विकास जी ने कि क्या कुछ रहने वाला है। खास बात करें नौकरी की, इस बार नौकरी में कितना बदलाव होने वाला है? क्या नौकरियों में और वैकेंसीज आने वाली हैं? किस तरीके के बदलाव करी है सरकार? बिल्कुल डेफिनेटली अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर मैं छोटी सी बात करूं कि ऑरेंज इकनॉमी, ये एक टर्म है। ऑरेंज इकनॉमी का मतलब है कि गवर्नमेंट अभी न्यू प्रोजेक्ट्स ला रही है जिसमें वो एआई, आर्ट, स्किल्स, कंटेंट क्रिएशन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इसमें नए नए स्कोप्स
आने वाले हैं इन फ्यूचर में। तो बेसिकली क्या है, 15,000 मध्य वर्गीय जो स्कूल्स हैं उसमें ये न्यू स्कीम्स के थ्रू न्यू लर्निंग स्किल्स डेवलप किए जाएंगे। उसके अलावा 500 कॉलेजेस हैं, उनमें भी ये न्यू इंट्रोडक्शन लर्निंग स्किल्स डेवलप करे जाएंगे स्टूडेंट्स के लिए। तो देखा जाए तो 2030 तक अगले 4 साल तक 20 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है इसमें। तो ये बहुत अच्छा सेक्टर है ऑरेंज इकोनॉमी। दूसरा मैं बात करूँ, माइक्रोचिप कंडक्टर है जो कि अभी गवर्नमेंट की न्यू स्कीम है, इंडिया माइक्रोस्कोप 2.0 स्कीम। जी, ये नई स्कीम आ रही है। इसके अंदर क्या हो रहा है, देश फ्यूचरिस्टिक हो रहा है, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। तो जो कि चाइना और अमेरिका हमसे 20 साल पहले ही समझ चुके थे कि हमें इस सेक्टर में ग्रो करना है। तो इस बार इंडिया फ्यूचर को देखते हुए, फ्यूचर स्कीम्स के अकॉर्डिंग, फ्यूचर डेवलपमेंट की बात करते हुए इस बार इन्होंने माइक्रोचिप्स कंडक्टर का प्रोडक्शन विद इन अ कंट्री ही बनाने का प्लान करा है कि अब की बार इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा और इन पे प्रोसेस किया जाएगा। तीसरी अपॉर्चुनिटी है हमारी नेचुरल अर्थ मिनरल्स की। आप देखिए, जो हमारा देश है विश्व के तीसरे नंबर पे है। पहला है ब्राजील, सेकंड है चाइना और थर्ड नंबर है इंडिया। बट हम यहाँ पे अभी तक रिसोर्सेज हमें बहुत ही सीमित क्वांटिटी में मिल पा रहे थे। तो क्या हो रहा है इस बार जो हमारा फोकस है वो नेचुरल अर्थ मिनरल्स पे फोकस किया जा रहा है। उसके लिए आप देखेंगे राज्य हमारे इस बार देश के 4 राज्यों पे फोकस किया जा रहा है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरला एंड तमिलनाडु। वहां पे क्या करा जा रहा है, प्लान किया जा रहा है कि नेचुरल अर्थ मिनरल कॉरिडोर्स ओपन करे जाएंगे ताकि वहां पे हम जो एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, प्रोसेस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विद इन अ कंट्री ही कर पाए। तो यहाँ पे भी हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। और मैं स्पेशली पेरेंट्स के लिए बोलना चाहूंगी कि जो लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चों के लिए फ्यूचर में कौन सी नौकरी के लिए अभी से उनको किस सेक्टर में पढ़ाई करवानी चाहिए, तो बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए एआई है। जी, आपने ये बात बोली कि अब डेवलपमेंट तो हो रहे हैं, ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है। 10 चीज़ें सरकार तो वादे गिनाती रहती है अपने, हर साल वादे लेकर आती है और वादे गिनाती है। फिर लेकिन बजट आया, बजट के 1 महीने 2 महीने बाद आप लोगों में ही या आम जनता ही होगी ये सवाल खड़े करेगी कि सरकार लेकर क्या आई है, एआई तो बना दिया है, अब नौकरी कहाँ पर है। नौकरी सिर्फ ये पन्नों तक ही सीमित रह जाएंगी या फिर धरातल पर भी आएंगी? नौकरी की बात तो उठ गई है। चलिए विकास जी बताना चाहते हैं इसका जवाब जो है कहीं ना कहीं कि मेरा सवाल सटीक और सिंपल है, क्या सच में धरातल पर काम होगा या फिर सिर्फ पन्नों तक ही सीमित रह जाएंगी बातें? देखिए मैम, आपने देखा होगा जब कोरोना आया उस टाइम पे मोदी जी ने ये बात कही कि भाई आप आत्मनिर्भर बनो। उस टाइम पे इसका इशारा, सीधा संकेत ये दिया जा रहा है कि आप सरकारी नौकरी की लाइन में मत लगो। इंडिया में अभी क्या सिस्टम है, अभी जो बजट आ रहा है या कल बजट आने वाला भी है, उनका डायरेक्ट संकेत ये कहता है कि आप जॉब प्रोवाइडर बनो। हम भी, इंडिया भी ये चाहती है कि जैसे हमारे यहाँ के बच्चे यूएस में नौकरी करने जा रहे हैं या जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड में नौकरी करने जा रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि यूएस के बच्चे यहाँ पे नौकरी करने आए। गवर्नमेंट का सीधा सा कहना ये है कि जॉब प्रोवाइडर बनो। एंड उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि जब आप जॉब प्रोवाइडर बन रहे हो तो आपको हर एक बंदे को या हर एक बच्चे को स्किल डेवलपमेंट पे वर्किंग की बात करी जा रही है। तो आप ये समझ रहे थे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, कैसी है। तो मेरा अभी यूथ को यही मैसेज है, जिस तरह से आजकल टेक्नोलॉजी फास्ट होती जा रही है तो आपको स्किल डेवलपमेंट पे वर्किंग करनी है, जिससे आपको सरकारी नौकरी की लाइन में ना लगना पड़े। ये मेरा एक मैसेज है यूथ के लिए। मैं चलिए ठीक है, आपने बात करी कि हम लोग प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, जॉब्स प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, रादर हम लोग हमारे ही लोगों को बाहर भेज दें, उससे खैर जो इकोनॉमी है उस पर भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। पर इकोनॉमी की ही बात चल रही है और बजट की ही बात चल रही है तो बार बार कहीं ना कहीं जो मित्रता है, गहन मित्रता अगर मैं कहूँ, तो मोदी और ट्रंप की कहीं ना कहीं उसमें दरार देखने को मिल रही। क्या लग रहा है, क्योंकि बार बार ट्रंप ट्रेड पॉलिसी में बदलाव कर रहा है, बार बार धमकी जो है भारत को मिल रही है, इस पर आम जनता पर क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या इम्पैक्ट आ रहा है? क्या बजट से, जो हमारा बजट आया है और राजस्थान का खासतौर पर बजट आएगा, क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इन ट्रेड पॉलिसीज का? जी मैम, राजस्थान की अगर बात करें स्पेशली अगर अपन, तो राजस्थान में टेक्सटाइल का बहुत अच्छा काम है। सांगानेर, अपने जयपुर के अंदर सांगानेर प्रिंट है, भीलवाड़ा के अंदर काफ़ी सारी मिल्स है टेक्सटाइल की जहाँ पे कपड़े का निर्माण होता है। तो वो कपड़ा इंडिया के बाहर काफ़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो उस एक्सपोर्ट पे जब से ट्रम्प की सेकंड गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने 50% के आसपास टैरिफ लगा दिया था। 25% टैरिफ था, 25% पेनल्टी थी।
बट जिस तरह से ईयू ट्रेड हुई इंडिया की, मदर ऑफ ऑल डील जिसको बोला गया, तो उसके बाद से ट्रम्प के ऊपर भी दबाव था कि कहीं ना कहीं एक नया, क्योंकि 20 साल से ही इस चीज पे बात हो रही थी कि ईयू की कोई भारत के साथ कोई ट्रेड डील हो, बट वो हो नहीं पा रही थी कहीं ना कहीं तरीके से। तो जब ये 50% का टेरिफ आया तो इंडिया ने भी अपना ऑल्टरनेटिव मार्केट ढूंढना और थोड़ा सा स्टार्ट किया, तो उसके बाद ये ट्रेड डील हो गई। अब ट्रम्प को भी समझ में आया कि इनकी तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं इन्होंने तो मार्केट, ऑल्टरनेटिव मार्केट कैप्चर कर लिया। अब उनके भी कुछ कंडीशंस है कि उनको अपना डिफेंस के आइटम सेल करने हैं, उनको और भी अपने गुड्स है वो सेल करने हैं। तो फिर उन्होंने कहीं ना कहीं वो जो 25% पेनल्टी लगाई थी उसको तो जीरो कर दिया, और जो 25% जो टेरिफ लगाया था उसमें 7% कम करके अब 18% पे आप अपना टेक्सटाइल वाला सब सारा माल है वो आप अब अमेरिका की जो वहां पर, क्योंकि वहां पे भी इंडियंस काफी है ऑलरेडी यूएसए के अंदर भी, तो वहां पर वो लोग, मतलब वैसे अमेरिकन भी खरीदते हैं, इंडियंस भी काफी अच्छा कंज्यूम करते हैं अपने टेक्सटाइल मार्केट को। तो ये तो एक टेक्सटाइल की बात। इसके अलावा फार्मा के अंदर भी पूरे भारत से एक अच्छा शेयर है यूएसए के अंदर, तो उसके कारण से अब कहीं ना कहीं एक अच्छी पोजीशन पे है। बजट वाले दिन ये थोड़ा सा इतने कंफर्टेबल नहीं थे, लेकिन जब से यूएसए डील ली हुई है उसके बाद अपन कहीं ना कहीं एक कंफर्टेबल पोजीशन में है। तो अब डरने की बात नहीं है लेकिन आम जनता को एक तरीके से कि अगर धमकी मिल भी रही है तो उसको आराम से लिया जाए, उसमें कोई डरने की बात नहीं है। रीना जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा कि आम जनता कहीं ना कहीं एक उम्मीद लगाए बैठी होती है जब भी बजट आता है, तो आम जनता के मन में आ जाता है, और खास तौर पर महिलाएं हैं आप, और महिलाओं के मन में आता है कि अब गैस सिलेंडर कम हो जाएगा, मेरे ऊपर दबाव कम आएगा, और थोड़ा बहुत जो पैसा मैं बचाने की कोशिश कर रही थी उससे मैं साड़ी लेकर आ जाऊंगी। तो क्या लग रहा है कि इस बार वो महिलाओं का जो प्लान है कि गैस सिलेंडर के दाम कम हो जाएंगे और जो परेशानियां उनको आती रहती हैं डेली बेसिस के जो रूटीन वर्क रहते हैं, इस बार क्या रहने वाला है, खासतौर पर महिलाओं की हम बात करें? देखिए, अगर महिलाओं की बात करें तो उनको वेट करना पड़ेगा साड़ी के लिए, बिकॉज इतना नहीं है पॉजिटिव। बिकॉज गवर्नमेंट का जो इस बार का बजट का प्लान है दैट इज मोर फ्यूचरिस्टिक। अगर अपन बात करें शॉर्ट टर्म गेन की, तो गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म पे फोकस बिल्कुल नहीं है गवर्नमेंट का सेंट्रल लेवल पे, राइट। राजस्थान का तो कल पता चल ही जाएगा, बट सेंट्रल लेवल पे वर्क पूरा है। ये लोग बेसिकली एक फाउंडेशन ले कर रहे हैं कि जिससे ये फ्यूचर में जाके है ना, फिर महिला एक नहीं शायद 10 साड़ी खरीद पाए। बिल्कुल, अच्छा, तो ये फ्यूचर प्लानिंग एक तरीके से की जा रही है। ये पूरा प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है कि जैसे पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया। जैसे अब इनका मेन फोकस ये भी है कि जो टाइम ट्रैवल है कि अपन जो पर आपने फ्यूचरिस्टिक बात करी है रीना जी, गरीब तो आज और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं। ये बात आज मैं बाहर निकलती हूँ तो कई लोग कहते हैं, तो फ्यूचरिस्टिक होने की अगर हम बात करें, ठीक है, फ्यूचरिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो देश है वो डेवलप होता जा रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में हम कंसिडर करे जा रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें खास तौर पर, तो आज तो जो गरीब है वो भी भूखा सो ही रहा है। तो फ्यूचर किस बात का जब हम प्रेजेंट में नहीं जी पा रहे हैं? तो ये मैं आपसे जवाब जानना चाहूँगी। मैं आपको इसलिए एक पॉइंट ऐड किया था कि अभी फाउंडेशन ले का वर्क हो रहा है, राइट। जब तक एक फाउंडेशन नहीं होगा ना, एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा ना, जो आप ये लाइन बोल रहे हो ना, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, तो आगे जाके भी वो वैसा ही होगा। बिकॉज इंडिया को वर्क करना पड़ेगा फाउंडेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जब तक, बिकॉज आप जो भी डेवलप कंट्रीज देखोगे उसमें जो पॉजिटिव फैक्टर है, वहां पे ना जो गरीब की जो रेशियो परसेंटेज है वो बहुत कम है। उसका सबसे मेजर जो रीजन है वो यही है कि उनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रोवाइड करने का। गवर्नमेंट के पास जब तक इंफ्रा ही नहीं होगा तो वो किसी को दे ही नहीं सकते वो। तो इसलिए गवर्नमेंट का जो मेन फोकस है वो इंफ्रा पे है। और एज आई टोल्ड कि उनको टाइम ट्रैवल जो होता है ना, उनको बहुत कम करना है। तभी वो लोग ये चाह रहे हैं कि जो एक नॉर्मल पर्सन भी ट्रैवल कर रहा है ना, उनका टाइम भी बचना चाहिए और एट द एंड पैसा बचना चाहिए। माधवी जी, अब मेरा प्रश्न आपसे रहेगा कि अगर हम लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर की बात करें तो इस बार क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ा है और क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है इकोनॉमी पर? बिल्कुल, लॉन्ग टर्म पे अभी जो सरकार की प्लानिंग है वो बहुत अच्छी और प्री प्लान्ड है। पहले सरकार ने इसके लिए 7 करोड़ का बजट रखा था, बट आने वाले टाइम में वो उसको 12.2 थाउजेंड करोड़ तक लेके जाने वाली है। तो इससे हमें साफ दिखता है कि इस बार गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में है। यहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर में कवर करते हैं यातायात के साधन, जो कि है रोड, डैम्स, ट्रेन ट्रैक्स और ये सब चीज़ें कवर होती है। तो डेफिनेटली
लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर पे पूरा फोकस है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप देखेंगे कि नॉर्मली इंडियन इकोनॉमी का 60% जो इकोनॉमी है वो कंजम्पशन पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल जितना हम खर्च करते हैं और जितना हम कंज्यूम करते हैं उसके बेसिस पे इंडियन इकोनॉमी डिपेंड है। अगर हम कंपेयर करें चाइना से, तो चाइना की पूरी इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पे डिपेंड करती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इस बार लॉन्ग टर्म फोकसेस कर रहे हैं ताकि हम खुद की मैन्युफैक्चरिंग, जैसे विकास जी ने बताया कि बहुत सारी सब्सिडीज इंट्रोड्यूस कर रही है, फर्दर प्लान्स कर रहे हैं। तो बेसिकली इसी रीजन से हमें लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर्स का प्लान कर रहे हैं ताकि हम कंजम्पशंस पे डिपेंड नहीं रहे, जो कि 60% मैंने आपको बताया इकोनॉमी हमारी डिपेंड है। हम भी एक डेवलप्ड कंट्री की तरह खुद की मैन्युफैक्चरिंग करें, खुद के एक्सपोर्ट्स प्लान करें। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। तो उसी प्लानिंग के हिसाब से गवर्नमेंट अभी लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर पर फोकस कर रही है, जो कि प्रीवियस ईयर से 69% इंक्रीज हुआ है। ठीक है। राजकुमार जी, एक प्रश्न बार बार जो है दिमाग में आम जनता के भी आता रहता है। जब से जीएसटी आया है, जीएसटी को लोग समझ ही नहीं पाए हैं। सिर्फ इतना ही लोगों को पता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आधे लोगों को उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। उसमें सरकार बदलाव करती रहती है, लेकिन समझने वाले समझ ही नहीं पाते हैं। अब मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि जीएसटी में क्या नया बदलाव लेकर आई है सरकार, और आम जनता के लिए, खास तौर पर मिडिल क्लास लोगों के लिए। देखिए, अमीर अमीर हैं और गरीब के ऊपर कोई इम्पैक्ट आ नहीं रहा है। बात है मिडिल क्लास की। हर बार मिडिल क्लास पिसता आया है और पता नहीं, ये लोग कहते हैं कि मिडिल क्लास पर ही इम्पैक्ट पड़ता है हर चीज का। तो जीएसटी पर इस बार क्या इम्पैक्ट देने वाली है मिडिल क्लास के ऊपर? जी मैम, जीएसटी के अंदर सेंटर और स्टेट दोनों का अपना हिस्सा रहता है। आधा जो आप टैक्स पे करते हैं उसका आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं, राजस्थान की विशेष तौर से बात करूं, तो राजस्थान में जो बिजनेसेस आप एस्टेब्लिश कर रहे हैं उनके लिए तो अभी स्कीम है राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। उसमें आप जो भी टैक्स एस जीएसटी, मतलब राजस्थान का जो स्टेट जीएसटी है वो आप जमा कराते हैं, उसका 75% आपको रिफंड मिल जाता है आप जो भी जमा कराए आपने। और इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, अभी आपको बताया था कि सितंबर 2025 में काफी आइटम्स पे रेट ऑलरेडी डाउन हो चुकी है। तो जीएसटी के रेट वाइज किसी भी आइटम पे अब कोई किसी में भी कोई चेंज नहीं है मेजर। जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेक्शंस है उनमें कोई जैसे जैसे रिक्वायरमेंट रहती है वैसे वैसे, और जैसा कि आपने बताया कि काफी सारी चेंजेस ऑलरेडी आ चुके हैं इसके अंदर। तो 2017 में जीएसटी आया था और 1000 से ऊपर नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुके हैं। तो जीएसटी एक्ट तो आपको पढ़ना ही अगर नॉलेज लेनी है, साथ में वो 1000 नोटिफिकेशन जो अब तक गवर्नमेंट ला चुकी है उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप जीएसटी में एक तरफ कहा तो सरकार ने बोला था ये टैक्स हटा दिया, वो टैक्स हटा दिया, फिर उसके बाद जीएसटी में ही इतने सारे अमेंडमेंट्स लेकर आ गई कि अब पढ़ने वाले पढ़े ही जा रहे हैं। खैर विकास जी, मेरा प्रश्न अब आपसे रहेगा कि कॉर्पोरेट मित्र क्या है, और कॉर्पोरेट मित्र में इस बार क्या नया कॉन्सेप्ट लेकर आई है सरकार, क्या है ये? देखिए, सबसे पहले तो अभी जो राजकुमार जी ने जवाब दिया था जीएसटी के ऊपर, मैं उसको थोड़ा सा रिफ्रेम करूंगा कि इसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स की जगह गुड्स एंड सिंपल टैक्स बनाना चाहिए। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि गुड्स एंड सर्विस बोल दिया। मैं सरकार से वापस से मैं बोलता हूँ कि जो प्रोविजंस बने हैं, क्या तो वो प्रोविजन सही से नहीं बने जिससे 100 नोटिफिकेशन और निकालने पड़े, या हो सकता है कि जब वैट था पहले, उस वैट को जीएसटी में कन्वर्ट करने के पहले सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, या ऐसे कह सकते हैं जल्दीबाजी में कर दिया होगा कि भाई जैसे हम लोग आप देखते हो कि जयपुर मेट्रो में आप अलग अलग शिलान्यास होते रहते हैं, तो जल्दीबाजी में गलत मेट्रो स्टेशन बन गया। अब खैर रात के 12 बजे अगर आएंगे बदलाव नए, या फिर रात को मोदी जी आएंगे 8 बजे, तो कुछ ना कुछ तो बड़ा लेकर आएंगे, तो तैयारी ले रखेंगे। तो सबसे पहले तो राजकुमार जी का ये सवाल था, इसके ऊपर मैंने जवाब दिया। प्लस आप जो बता रहे हो कॉर्पोरेट मित्राज, देखिए फरवरी 2026 में यूनियन बजट आया, इसके अंदर एक कंसेप्ट लाया गया कंपनीज के लिए। होता क्या है कि कॉर्पोरेट मित्रा एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो होती है वो फैसिलिटेट करती है 3 इंस्टीट्यूशनल बॉडीज है, लाइक आईसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीएसआई कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एंड आईसीएमएआई। ये 3 बॉडीज है जिनको फैसिलिटेट कर रही है कि आप इस तरीके के एक मॉड्यूलर कोर्सेज बनाइए जो कहीं ना कहीं एमएसएमई सेक्टर्स को नॉलेज दे सके, बूस्ट कर सके, या फिर हो सकता है कि अफोर्डेबल कॉस्ट में आप उनको सर्विसेज दे सके। जैसे आप मान लीजिए कि ये नैनो प्रोफेशनल्स हो गए। नैनो प्रोफेशनल्स मतलब ये है कि 3 प्रोफेशनल सीए, सीएस, सीएमए, अब उनकी जो संस्था है वो इस तरह के कोर्स डिजाइन करे, और वो कोर्स डिजाइन करने के बाद में कोर्सेज को लेगा कौन? जो सीए, सीएस, सीएमए नहीं बने होंगे, या फिर जो बीकॉम पास आउट है वो भी कर सकते हैं।
तो वो जो लोग हैं कॉर्पोरेट मित्रास होंगे एंड वो एमएसएमई सेक्टर्स को कहीं ना कहीं नॉलेज शेयर करेंगे और उनको प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये तो बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारी एमएसएमईज ऐसी है, माइक्रो स्मॉल मीडियम, जो सीए सीएस सीएमए को अफोर्ड नहीं कर सकती। काफी बार ऐसे होता है कि हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी फीसेस हाई हाई होती है, हाई नोड पे होती है। तो ये कॉर्पोरेट मित्रास क्या करेंगे, सरकार के कहने से अफोर्डेबल कॉस्ट या अफोर्डेबल प्रोफेशनल सर्विसेज के तरीके लेके आएंगे, जिससे हर एक एमएसएमई सेक्टर को कंप्लायंस करने का मौका मिले। आपने देखा होगा कि कंप्लायंसेस नहीं होती है तो पेनल्टी सरकार कितनी हैवी लगाती है। भाई इसके अंदर ये है कि आप अगर टाइम पे फाइल कर दोगे उसके भी पैसे दो, और अगर आप टाइम पे फाइल नहीं करोगे तो उसके तो देने ही है। तो ये एक सरकार को मेरा ये भी निवेदन है कि सर जो टाइम पे फाइल कर रहा है उसके तो एटलीस्ट चार्ज मत करिए। लाइक फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल टाइम में फाइल कर रहे हो तो 1000 का चालान है, अगर नहीं कर रहे हो तो 50,000 का। तो जो बेचारे टाइम पे कर रहे हैं, जो कंपनीज कर रही है, उनके 1000 की जगह 0 चार्ज करिए। हाँ, की कोई फीस नहीं होनी क्या चाहिए, कंप्लायंसेस की कोई फीस नहीं होने। मैम मेरे को लगता है कि सरकार को कहीं ना कहीं से रेवेन्यू चाहिए बस। ये तो मतलब बस रेवेन्यू चाहिए, अब कैसे ना कैसे तो जनरेट करना पड़ेगा। देख लीजिए जयपुर में जैसे अभी जो भी बाइक है, जो मतलब टू व्हीलर चलाते हैं जिनके पास हेलमेट नहीं है, आजकल जो पुलिस वाले हैं वो मोबाइल लेके घूमते हैं। जैसे ही थोड़ा सा क्रॉस हुआ, ये हुआ, हेलमेट नहीं है, फोटो खींच के हाथों हाथ अपलोड और ई चालान आता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को, मेरे को ऐसा लग रहा है, कोई इनका रेवेन्यू का टारगेट होता है कि आपको इतना रेवेन्यू तो लाना ही होगा कैसे भी करके। तो ये कहीं ना कहीं आम जनता इसमें बेचती। डेफिसिट फिल करने का ये नया तरीका ढूंढ लिया है सरकार ने कि अब मैं इंटरप्ट करना चाहूँगी सर कि जो ये प्लान्स हैं, ये जो मोबाइल है, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर सिंसियरिटी क्रिएट कर रहे हैं। हम नॉन कंप्लाइंस करने से डरते हैं। तो जो आप बोल रहे हैं ट्रैफिक रूल्स, तो इससे क्या हो रहा है, आम जनता अपने आप ही फियर में उन रूल्स को फॉलो कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स और अदर मिस हैपनिंग के चांसेस डिक्रीज हो रहे हैं। जी मैम, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन उसके साथ साथ ही सरकार को भी अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। अगर आम आदमी अपनी जिम्मेदारियां समझ रहा है कि ठीक है, अगर कोई लॉ उसने तोड़ा है तो डेफिनेटली उसको सजा होनी चाहिए, बट सरकार को, जैसे रोड की जैसे सर ने बात करी, तो उस अच्छी रोड देने की तो जिम्मेदारी सरकार की है ना, तो वो तो सरकार पूरी करे कम से कम। मैंने देखा है अच्छी रोड पे भी रूल्स टूटते हैं। तो जो रेड लाइट्स लगी हुई हैं, प्रॉपर वर्किंग है, रोड्स भी बहुत अच्छी हैं, तो सारे रूल्स वहाँ पे भी फॉलो नहीं हो रहे सर। होने चाहिए। यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया काफी बार कि जैसे कोई महिला स्कूटी चला रही है और उसने हेलमेट नहीं पहन रखा, तो वहां पे वो पुलिस वाला उनका चालान नहीं कट कर रहा है। ये 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 मैंने 2-3 बार ऑब्जर्व किया ऐसा, और पुरुषों का चालान काटा जा रहा है। ये क्या मामला है? महिला को देख के चालान ज्यादा लेते हैं बिकॉज वो इतना नेगोशिएट नहीं कर पाती है जितना एक, महिलाएं तो negotiate सबसे बेहतरीन बट कर वो पाएंगी। चालान में नहीं कर पाती, मैंने देखा है। रूल्स के अकॉर्डिंग होगा आजकल तो। देखिए सर, अभी परसों ही मेरा रेड लाइट पे चालान Same, हुआ मेरा है। भी। इसकी कोई बाइसनेस नहीं है, मेल और फीमेल। चलिए, ये तो थोड़ी हंसी टिटोले वाली बात भी हो गई है, लेकिन अब मैं आपसे कट टू कट कुछ क्वेश्चन, एक मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है कि कंपनीज एक्ट में इस बार क्या कुछ रिफॉर्म्स होने वाले हैं? देखिए कंपनीज एक्ट, आपको पता है पहले कंपनीज एक्ट 1956 होता था, अभी 1956 से कन्वर्ट होकर कंपनीज एक्ट 2013 आ गया। जैसे सर ने बताया जीएसटी एक्ट 2017 आया, काफी सारे नोटिफिकेशंस आए, सर्कुलर्स आए, काफी सारे चेंजेस आए। वैसे ही कंपनीज एक्ट 2013 से आज लगभग 13 या 14 या 15 साल हो गए, उनमें भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। आपने देखा होगा उस टाइम पे जब कंपनीज एक्ट बना था, उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे सेक्शंस थे जिनके लिए क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था कि भैया आपको इसके लिए जेल भी हो सकती है। अभी कुछ ये बजट के बाद में 25 ऐसे सेक्शंस हैं जो जिनको मान सकते हो, जिन पे क्रिमिनल ऑफेंस था उसको डीक्रिमिनलाइज करा गया है, उसको सिविल ऑफेंस में माना गया है। तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्टर्स या कंपनीज जो भी है जो वर्क कर रही है, आप देखिए क्रिमिनल से सिविल के अंदर आ गई, तो डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ द सेक्शंस ऑफ कंपनीज एक्ट हुआ है। प्लस आप देखिए जब हम कंपनीज को बंद कर देते पहले, आज की डेट पे कंपनीज चलती है, एलएलपीज चलती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उनको पहले हम बंद करते थे तो बंद करने में 180 दिन लग जाते थे। आप मान के चलिए करीब करीब 6 महीने। जब से ये सी पेस का एक इंट्रोडक्शन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का, जिसको कॉर्पोरेट एग्जिट भी बोलते हैं हम, उसमें आजकल 60 दिन के अंदर कंपनी बंद हो रही है। 60 दिन तो मैंने ज्यादा से ज्यादा टाइम बोला है कि हमने अभी रिसेंटली फाइल किया है एप्लीकेशन जिसके अंदर 30 डेज के अंदर कंपनी क्लोज हो रही है। तो आप ये देखिए कि कॉर्पोरेट एग्जिट जो है वो भी इजी हो रहा है। प्लस आप देखो कि बजट के अंदर ये बात भी बोली गई कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आता है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जो वेबसाइट बनाई है एमसीए की, उसमें भी रैशनलाइज किए हैं। अभी सारे के सारे जो वर्जन थे वो वर्जन 2 वो कन्वर्ट होके V3 में आ गया।
एंड उसके साथ साथ जो भी फॉर्म्स थे जो हम ऐसे फिल करते थे ऑफलाइन मोड पे, अभी वो सारे ऑनलाइन मोड पे होते हैं, तो काफी सारे एरर्स भी कम होते जा रहे हैं। तो कंपनीज एक्ट को अगर देखा जाए तो कंपनीज एक्ट में डीक्रिमिनलाइजेशन मेन चीज है, उसके बाद कंपनियां बनाना और कंपनियां बंद करना और कंपनीज की कंप्लायंस करना अब इजी हो गई है मैम। चलिए, ठीक है। अभी मेरे कुछ क्वेश्चंस आपके साथ कट टू कट रहेंगे, सिर्फ एक एक लाइन में आप जवाब दीजिएगा कि बेहतरीन अगर हम बात करें इस बार सेंट्रल का जो बजट आया है, क्या बेहतरीन करा है सरकार ने? एक लाइन में जवाब। देखिए सरकार ने अभी इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर मेजर फोकस दिया, प्लस जो ये एआई टूल्स है या फिर एआई के लिए स्किल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो सरकार ने उसके लिए फंडिंग दी अलग से। सरकार ये चाहती है कि एआई यहाँ पे एआई का एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बने एंड हम पूरे ग्लोबल में इसको डोमिनेट कर सकें। राजकुमार जी, आप भी जवाब। इस बार के बजट में अगर लास्ट ईयर के बजट से कंपैरिजन करूं मैं, तो डिफेंस बजट पे काफी जोर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस बार के बजट में देखेंगे तो डिफेंस का बजट जो है वो मेजर पोर्शन में इंक्रीज हुआ है, तो आई थिंक उनका फोकस इस बार डिफेंस पे अच्छा रहा है। इस बार जो मेन फोकस रहा है वो फाउंडेशन ले पे ज्यादा रहा है, और प्लस सेकेंडली कि जो अपना ट्रैवल टाइम है वो कैसे कम हो, प्लस ट्रैवल कॉस्ट भी कैसे कम हो। ठीक है, आप भी प्लीज बताएं। मैं बताना चाहूँगी जो गवर्नमेंट का बजट प्लान है उसमें 7 करोड़ तो वो रक्षा मंत्रालय में कर रहे हैं, जो कि हमारी सिक्योरिटी के लिए है, जो कि सबसे ज़्यादा है। उसके सेकंड नंबर पे गवर्नमेंट ने हमारी यातायात जिस पे 5 करोड़ का लमसम 5,000 करोड़ का बजट रखा है, जो कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इस बार मुझे लग रहा है कि ये दोनों ही सेक्टर इम्पॉर्टेंट है हमारे देश के विकास के लिए। अब मैम ये भी जानना चाहेंगे साथ में कि इस बार सरकार को जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाई है। ऐसा क्या है जो सरकार को इस बार बजट में लेकर आना चाहिए था बट वो नहीं था? उम्मीद कहीं ना कहीं आम जनता को थी। मेरे हिसाब से सरकार ने इस बार प्री प्लान्ड ही बजट निकाला है, जिसमें उन्होंने बेसिक नीड्स कवर करी है। हाँ, हो सकता है हमारे पिछले साल की तरह जैसे जीएसटी की कंजम्पशंस रेट, कुछ प्रोडक्ट पे रेट कम कर दी थी, इनकम टैक्स रेट कम कर दी थी, जिससे हमारी इनकम और कंजम्पशन पावर इंप्रूव हो गई थी। बट इस बार सरकार का सीधे सीधे फोकस लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट में है, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी है। नहीं छोड़ी है इस बार सरकार मेरे हिसाब से तो नहीं है। एजुकेशन पे भी ध्यान दिया है, मेडिकल पे भी ध्यान दिया है। कुछ कमी है जो होना चाहिए था बट था नहीं बजट के अंदर। देखो आई गेस गवर्नमेंट जो है जैसे स्टॉक मार्केट में उन्होंने किया, बट हाँ उसमें वो कुछ और रिफॉर्म्स भी कर सकते थे, बिकॉज आजकल क्रिप्टो का मार्केट हो गया और भी बहुत सारी चीजें हैं लाइक बिटकॉइन सब क्रिप्टो में इंक्लूड हो गया, बट उसमें चेंजेस हो सकते थे जो कि सबको यूथ को काफी वेट भी था। स्पेशली स्टॉक मार्केट का तो बहुत ज्यादा क्रेज होते जा रहा है, सिर्फ सीनियर्स में नहीं यूथ में भी, तो उसमें और रिफॉर्म्स आ सकते थे। आपको क्या लगता है राजकुमार? मैम मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस बार एक नई मिनिस्ट्री और बनेगी, उसका नाम होगा एआई मिनिस्ट्री। अगर आप एआई पे अगर फोकस करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उसके ऊपर काम भी करना पड़ेगा और एक अलग से आपको विंग मिनिस्ट्री बनानी पड़ेगी, उसका प्रॉपर सेटअप करना। और क्या लगता है इस मिनिस्ट्री के अगर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे वो कौन होने चाहिए? कोई ना कोई आईआईटीएन जैसे अश्विनी वैष्णव है, वो खुद एक अच्छे आईआईटी से पास आउट है, तो वो डेफिनेटली हो सकते हैं। हमारे जैसे इंस्टीट्यूट है आईसीआई, उन्होंने भी एक एआई कमिटी अलग से फॉर्म की है, एआई इन आईसीएआई, तो वो इस पे बहुत फोकस्ड तरीके से काम कर रही है और एक अब इस सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को वो एआई के ऊपर अच्छा ट्रेनिंग वगैरह दे रही है। आपको क्या लगता है इस बार क्या होना चाहिए था और वो चीज नहीं? देखिए जो हमारे 3 महानुभाव है इन्होंने जो बोला मैं उसी को थोड़ा सा रिफ्रेम करूंगा। मैम ने बोला कि एक तो सर ने बताया कि एआई के ऊपर, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन के ऊपर एक मिनिस्ट्री होनी चाहिए, और ये इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आजकल के जो यूथ है बच्चे, जब हमने रिसेंटली अभी डिजी फेस्ट अभी जो हुआ था, प्लस उसके पहले राइजिंग राजस्थान जिसकी बात करते हैं, हमारे सरकार के अंदर 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, वो कर दिए, जैसे विपक्ष के नेता काफी बार गोविंद सिंह डोटासरा जी बोलते हैं, क्योंकि मैं गोविंद सिंह डोटासरा जी का जो विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़, मैं वहीं से आता हूँ, तो हम काफी बार उनको सुनते रहते हैं कि राइजिंग राजस्थान में 1,000 करोड़ लगा दिए, डीजी फेस्ट में 100 करोड़ लगा दिए, मिला क्या बदले में? क्या वो एमओयू धरातल पे आए या नहीं? वही ये मुद्दा तो कई बार सुनने को भी मिला है कि एमओयू साइन तो हो गए थे पर एमओयू कभी धरातल पर आए ही नहीं, वो काम हो ही नहीं पाए। क्योंकि प्रवासी राजस्थान के समय की अगर हम अभी बात करें, राइजिंग राजस्थान की बात करें, डिजी फेस्ट की बात करें, ये सब चीजें धरातल पर नहीं आई। डिजी फेस्ट में आपने देखा होगा कि जैसे हम लोगों ने पर्सनली अटेंड किया, 3 दिन सीटें खाली थी, हम किसने बोला था कि ब्रॉन्ज मेडल का 1,000 रुपये आप चार्ज रखिए, आप उसको फ्री करिए जिससे ज्यादा सीट फिल होती। उसके बाद अगर बात करें कि आईफा पे आपने ये 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए, उसके साथ साथ ये जो एमओयू बने हैं, जैसे आप राजस्थान बजट की अपन बात करते कल आएगा,
तो राजस्थान बजट में ये भी बात होनी चाहिए कि राइजिंग राजस्थान में जितने एमओयू साइन हुए हैं वो क्या धरातल पे आए या नहीं आए, क्या एक्चुअली उन एमओयू को आपको शेयर भी करना चाहिए पार्लियामेंट सेशन में, या फिर राजस्थान जो सेशन हो रहा है यहाँ पे, तो वो धरातल पे आया नहीं है, वो बजट का जो आप बोल रहे हो ना क्या मिस हो गया, तो ये सब चीजें मुझे लग रहा है मिस हो रखी है मैम। ले अभी राजस्थान का बजट जो है कल आने वाला है, तो क्या हमने बात करी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, बहुत सारे मुद्दों के ऊपर, खास तौर पर जैसे आपने बताया कि राइजिंग राजस्थान के जो एमओयू साइन हुए हैं वो धरातल पर कितना काम हुआ है, ये काफ़ी बेहतरीन मुद्दा है और जिसके ऊपर डिस्कशन होना भी चाहिए। बाकी क्या कुछ और मुद्दे हो सकते हैं जो राजस्थान गवर्नमेंट को सोचने चाहिए और इन मुद्दों पर काम करना चाहिए बजट में? देखिए राजस्थान गवर्नमेंट को एक तो यहाँ पे जो है ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज आनी चाहिए मैम। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, जब मैं पहले महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र के जो बच्चे हैं वो बेसिकली सरकारी नौकरी से ज्यादा खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस या फिर प्राइवेट जॉब भी अच्छे लेवल पे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, राजस्थान की अगर बात करें, एमपी की अगर बात करें, तो वहाँ पे बच्चे जो है वो सरकारी नौकरी की तरफ रुझान ज्यादा है। तो ये नहीं हो के आजकल यहाँ पे इंडस्ट्रीज अगर आती है, टेक कंपनीज आती है, आप देखिए महिंद्रा सेज जो एरिया है वहाँ पे टेक कंपनीज का इंट्रोडक्शन कीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट गुड़गांव आप बना सकते हो। भाई जयपुर को गुड़गांव क्यों नहीं बना सकते अपन, जब वहां पे टेक कंपनीज है, गूगल आ सकती है, या फिर आप ओपन एआई देख सकते हो, या फिर माइक्रोसॉफ्ट आ सकती है। तो यहाँ जयपुर में भी हम कोशिश करते हैं, जयपुर में, या फिर आप देख लीजिए कोई ऐसा शहर जोधपुर समझ सकते हो। जरूरी नहीं है हम जयपुर की बात करें राजस्थान के अंदर। आप देखिए मैम, पहले कोटा था, अगर कोटा की बात करें तो कोटा पूरा कोलैप्स हो चुका। आप जाके देखिए वहां पे 1,000 रुपए पर महीने का जो रेंट है वो भी नहीं बच्चे दे पा रहे या नहीं दे रहे। कोटा अब पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया सीकर में। अब जो एजुकेशन है, मैं जब सीकर में जाता हूँ तो वहाँ गंगानगर के बच्चे, वहां पे ईस्ट के बच्चे, वहां पे आप नॉर्थ के देखिए बच्चे आ रहे हैं, महाराष्ट्र से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं सीकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो इस तरीके का हब बनना चाहिए ना कि एजुकेशन के अंदर सीकर जब आगे जा सकता है कोटा को पछाड़ के। कोटा में कितने बच्चे थे, अब सारे एजुकेशन हब कंसिडर करते हैं कोटा को तो, बल्कि लेकिन अब वो पूरा शिफ्ट हो गया है जी। शिफ्ट हो गया। तो चाहते हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट भी इस तरह की चीजें है जिससे एजुकेशन पे ज्यादा काम हो सके, और सेल्फ एम्प्लॉयड करिए, और उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज का आना बहुत जरूरी है मैम। ये इसके लिए मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि जब तक इंडस्ट्रीज नहीं आएगी तो बच्चे सारे के सारे सरकारी लाइन के फार्म में लगे हुए रहेंगे। इंडस्ट्रीज आने की आपने बात कही, इन्होंने बात करें इंडस्ट्रीज को लेके, कई बार ये मुद्दा उठता है कि अगर हम, क्योंकि राजस्थान मरुस्थल है, यहाँ पर मरुधरा है, यहाँ पर रेत बहुत ज़्यादा है, पानी की थोड़ी समस्या है। कहीं ना कहीं ईआरसीपी का मुद्दा भी उठा था, ईआरसीपी लेकर आएंगे, वो मुद्दा भी अब कहीं ना कहीं अटक चुका है बीच में ही ना। तो पानी को लेकर भी कहीं ना कहीं जो है जो इंडस्ट्रीज हैं वो रुक जाती हैं, एम्प्लॉयमेंट को लेकर भी जो है रुक जाती हैं। तो क्या लगता है सरकार को क्या बदलाव करना चाहिए, पानी को लेकर समस्याएं किस तरीके से खत्म करनी चाहिए? पानी की अगर डेफिनेटली बात करें अगर अपन, तो ईआरसीपी का जैसे आपने बताया मुद्दा, वो पहले की सरकारों में बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो पाया था। इस बार की जैसे नई गवर्नमेंट है उन्होंने उस पर काम करना स्टार्ट किया और उस पर काम चल रहा है। थोड़ा सा मल्टी स्टेट उसमें इन्वॉल्व होने के कारण इतनी आसान चीजें नहीं रहती, लेकिन उस पर अभी फेवर की चीज क्या है कि हरियाणा के अंदर भी बीजेपी गवर्नमेंट है, तो वहां से चीजें आसानी से उधर से पानी लेके आ सकते हैं अपन, तो उस पर काम चल रहा है डेफिनेटली। और इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं आपसे, तो राजस्थान के अंदर काफी, मैं तो ये कहूंगा अगर मैं सिंगल लाइन में बात करूं कि राजस्थान का अभी का जो टाइम है वो एक गोल्डन टाइम है किसी भी टाइप की इंडस्ट्री लगाने के लिए। जैसे कि मैम ने शुरू में बताया था कि टूरिज्म, तो एक राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी में लेके आया हूँ आज सामने, इसको आप खुद ही पढ़ सकते हैं। इसी तरह से टेक्सटाइल की पॉलिसी है। एमओयू के बारे में जैसे बात की आपने, तो एमओयू अगर किसी जैसे प्रवासी, और उनके साथ तो मैं ज्यादा ध्यान नहीं है, लेकिन जो राजस्थान के जो लोग हैं, जो हम भी एक एज ए उनको कंसल्ट करते हैं, तो काफी सारे एमओयू अब भी हो रहे हैं। और एमओयू वो किस तरह से करा रहे हैं डिपार्टमेंट वाले, आपको किसी भी तरह की कोई सब्सिडी चाहिए तो पहले आपसे एमओयू करवाएंगे कि सर ये एमओयू कर दीजिए। कोई भी रिको में आपसे लैंड वगैरह की आप रिक्वायरमेंट डालते हैं तो सबसे पहले आपसे एमओयू साइन कराते हैं, और उस एमओयू के थ्रू ही वो काम दिखाने के लिए रिको से लैंड अलॉट होना या कोई सब्सिडी देना। लेकिन उसके बाद भी मैं कहूंगा कि किसी भी तरीके से हो रहा हो, कहीं ना कहीं अगर इंडस्ट्री तो सेटअप हो रही है, तो राजस्थान सरकार काफी अच्छा काम कर रही है इसके अंदर। और भी अगर और थोड़ा सा इसको और अपना बजट है वो इसके ऊपर और करे, अलोकेट करे, तो डेफिनेटली राजस्थान के अंदर अच्छी इंडस्ट्रीज और भी आ सकती है। इसके साथ ही अभी मैं
एक दो दिन पहले न्यूज में देख रहा था कि राजस्थान के जो चीफ सेक्रेटरी है वो भी तेलंगाना मतलब हैदराबाद और बेंगलोर जाके आए हैं जस्ट टू कि वहां पर आईटी का जो इतना बड़ा हब है जो बेंगलोर हैदराबाद के अंदर, उन्होंने क्या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है वहां की गवर्नमेंट ने जिसके कारण इतनी कंपनी वहां जा रही है। तो उसके ऊपर भी मेरे को लगता है कि इस जो आने वाला कल का बजट है उसमें आईटी इंडस्ट्री के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान रहना। जी रीना जी, एक कुछ आखिरी प्रश्न ही है अब बाकी है हमारे पास, कि अगर हम घर की बात करें तो क्या इस बार घर महंगे हो रहे हैं, सस्ते हो रहे हैं, पेट्रोल डीजल, इस पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है बजट को लेकर? संक्षिप्त में बात करें तो क्या महंगाई बढ़ रही है, कम हो रही है, इसको लेकर हम जानना चाहेंगे आपसे। देखो, अगर अपन ओवरऑल महंगाई की बात करें तो इसको लाइक इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो यूनियन बजट को देखें तो इन्फ्लेशन है, उसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं आए हैं अभी, बिकॉज क्योंकि गवर्नमेंट का प्लान ही नहीं है कि वो शॉर्ट टर्म चेंजेस पे बात करे। उनका प्लान ही पूरा चल रहा है लॉन्ग टर्म पे, फ्यूचरिस्टिक पे। तो राइट नाउ करंट इन्फ्लेशन लेवल्स की बात करें तो इतना कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ बातें, हमारे साथ ये धुरंधर मौजूद थे, हम ये कह सकते हैं। इन्होंने बहुत ही संक्षिप्त भाषा में और बहुत ही सटीक तरीके से समझाया है कि इस बार का बजट सेंट्रल का कैसा रहा, इस बार का जो आने वाला बजट है राजस्थान में वो कैसा रहने वाला है, किन मुद्दों पर सरकार को सोचना चाहिए जो हर बार भूल जाती है सरकार, और आने वाले वक्त में किस तरीके से जो सरकार है उसको काम करना चाहिए। तो ये हमारा बजट स्पेशल 2026 था राजस्थान को लेकर और सेंट्रल को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब हमारे स्टूडियो में आए, अपना समय दिया और हमारे जो दर्शक है उन तक हमारी जो जानकारी है वो साझा करी। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए शुक्रिया। आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। नमस्कार।